आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बंगाल विभाजन का एक बड़ा स्थान है। बंगाल लॉर्ड एलिगन के बाद जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के वायसराय बने। भारत में उनका शासनकाल घटनापूर्ण और इतिहास समृद्ध है। उनके शासनकाल की उल्लेखनीय घटना बंगाल का विभाजन या बंगाल का ही विभाजन था। इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत के राजनीतिक जीवन में हिंदू मुसलमानों के बीच हुई प्रतिक्रिया ने एक दूरगामी हलचल पैदा कर दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या थी भारत की विभाजन नीति? क्या थी परिणाम और रद्दीकरण की प्रक्रिया? बंगाल विभाजन की योजना, प्रभाव, विभाजन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिणाम, लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और राज करो नीति, विभाजन के कारण या पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक कारक, राजनीतिक कारण, बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी, मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया, हिंदू समुदाय की प्रतिक्रिया, सामाजिक और शैक्षिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिणाम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बंगाल विभाजन का महत्वपूर्ण स्थान है। 23 जून 1757 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को भागीरथी नदी के किनारे पराशी के आम के बागों में पराजित कर दिया गया। बंगाल की प्रेसिडेंसी तत्कालीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और कुछ अन्य क्षेत्रों से मिलकर बनी थी। इसके विशाल आकार के कारण अंग्रेजों के लिए संपूर्ण बंगाल प्रेसिडेंसी का एक साथ प्रशासन करना लगभग असंभव हो गया। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन इस क्षेत्र के ग्रैंड लॉर्ड साहब बने तो उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सितंबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया और ढाका को राजधानी बनाकर पूर्वी बंगाल का गठन किया, जिसमें राजशाही ढाका, छत्रगाम और असम शामिल थे। इस समय लॉर्ड कर्जन को बंगाल के विभाजन के लिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह सहित कई मुस्लिम नेताओं को समर्थन मिला। हालांकि हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। विभाजन के कारण या पृष्ठभूमि। बंगाल के विभाजन या नए प्रांतों के गठन की प्रतिक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्रफल लगभग 1,79,000 वर्ग मील था और जनसंख्या 80 मिलियन से अधिक थी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इतने बड़े प्रांत पर ठीक से शासन करना संभव नहीं था। अपेक्षाकृत पिछले पूर्वी बंगाल की अभेद संचार व्यवस्था के कारण सुदूर कलकत्ता से कानून व्यवस्था और विभिन्न विकास गतिविधियों का समुचित प्रबंधन करना संभव नहीं था। इसलिए उचित शासन की सुविधा के लिए 1853 में चार्ल्स ग्रांट और 1854 में लॉर्ड डलहौसी ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 भागों में विभाजित करने की सिफारिश की। 1866 के उड़ीसा अकाल के लिए प्रांत के आकार को दोषी ठहराते हुए भारत सचिव लॉर्ड नॉर्थकोट ने एक बयान में कहा, यदि आवश्यक हो तो इसके आकार को कम करने का प्रस्ताव दिया जाए। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और एक मुख्य आयुक्त के अधीन एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। 1896 में असम के मुख्य आयुक्त सर विलियम वार्ड ने बंगाल से ढाका, मैमनसिंह और चटगांव को असम से जोड़कर एक नया प्रांत बनाने की सिफारिश की। 1901 में मध्य प्रदेश के मुख्य आयुक्त एंड्रू फ्रेजर ने सिफारिश की कि उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाए और मध्य प्रदेश में मिला दिया जाए। भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान दिसंबर 1903 में लिखे एक पत्र में रिजली ने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासनिक सुधार के लिए भौगोलिक सीमाओं को फिर से बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। इसी साल लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल के विभाजन की योजना अपनाई। सामाजिक और आर्थिक कारक। बंगाल के विभाजन या नए प्रांतों के निर्माण के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी थे। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही मुस्लिम समुदाय सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हिंदुओं से पिछड़ने लगा। उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया। बंगाल की लगभग सभी शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यालय, अदालतें, उद्योग, कारखाने, व्यापार, वाणिज्य आदि कलकत्ता के आसपास ही बनाए गए थे। उस समय पूर्वी बंगाल की शिक्षा, व्यापार, उद्योग, संचार व्यवस्था आदि में कोई प्रगति नहीं हुई थी।
कृषि प्रधान पूर्वी बंगाल कलकत्ता के आंतरिक क्षेत्रों के रूप में केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। कलकत्ता पर केंद्रित समग्र विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से मुस्लिम पूर्वी बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई। इस समय भूमि व्यवस्था की शासकता के कारण मुस्लिम किसान समाज हिंदू जमींदारों और साहूकारों के पीड़न का शिकार हो गया। इसके अलावा पूर्वी बंगाल के अविकसित संचार व्यवस्था और प्रशासनिक कमजोरी के कारण चोरी डकैती और अवैध गतिविधियां दैनिक घटनाएं बन गई। लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं थी। इसके अलावा असम के चाय बागानों के अंग्रेजी मालिकों ने विदेशों में उत्पादित चाय के निर्यात के लिए चटगांव बंदरगाह को असम से जोड़ने की मांग की। ऐसी स्थिति में लॉर्ड कर्जन को एहसास हुआ कि यदि पूर्वी बंगाल और असम को एक प्रांत बना दिया जाए तो क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, संचार, कानून और व्यवस्था आदि के मामले में बेहतर अवसर मिलेंगे। कई लोगों के अनुसार बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक था। राजनीतिक कारण। बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन के राजनीतिक उद्देश्य नौकरशाही सुविधा के अलावा पूर्व और पश्चिम बंगाल के बीच समानता लाने के भी थे। उदाहरण के लिए प्रशासनिक सुविधाओं के लिए गैर बंगालियों द्वारा बसाए गए बिहार और उड़ीसा को बंगाल को विभाजित किए बिना बंगाल से अलग किया जा सकता था। कर्जन ने उत्सुकता से देखा कि बंगाली मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी भारत में राष्ट्रवाद और राजनीतिक आंदोलनों के प्रवर्तक थे और कलकत्ता इन आंदोलनों का मुख्य केंद्र था। ऐसी स्थिति में कर्जन ने बंगाली नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करने, कांग्रेस की प्रतिष्ठा को कम करने और नई राष्ट्रवादी ताकतों को खत्म करने के लिए बंगाल को विभाजित करने की योजना अपनाई। कई लेखकों ने विभाजित बंगाल के जनसांख्यिकी पैटर्न को देखा और ये राय दी कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और राज करो की नीति की अभिव्यक्ति थी। पूर्वी बंगाल और असम के नवनिर्मित राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक थे। यदि बंगाल को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया जाता तो एक और पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार और सहानुभूतिपूर्ण हो जाएंगे। दूसरी ओर इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी अविश्वास पैदा होगा। लॉर्ड मिंटो ने भी बाद में राजनीतिक कारणों से भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी। विभिन्न कारणों से लॉर्ड कर्जन ने 1903 में बंगाल विभाजन की अंतिम योजना को स्वीकार कर लिया। भारत सचिव ब्रोड्रिक ने 1904 में इसे मंजूरी दे दी। यह खबर 1905 में लंदन के स्टैंडर्ड अखबार में छपी थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी ढाका थी, जिसमें ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीजन और असम शामिल है। इस नए प्रांत का प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा गया। बंगाल प्रांत का गठन कलकत्ता को इसकी राजधानी और शेष बंगाल प्रेसिडेंसी यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ किया गया था। इस प्रकार बांग्ला विभाजन के द्वारा बांग्ला भाषी क्षेत्र दो प्रांतों में विभाजित हो गए। पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत का क्षेत्रफल 16,000 वर्ग मील और जनसंख्या 31 मिलियन है। मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का पूर्वी बंगाल में मुस्लिम समुदाय के नेताओं, विशेषकर ढाका के नवाब सर सलीमुल्लाह ने स्वागत किया। उन्होंने नवगठित प्रांत के आसपास केंद्रित पूर्वी बंगाल के अपेक्षाकृत पिछड़े और वंचित मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य देखा। बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक बंगाली मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य के मामले में एक अभूतपूर्व अवसर पैदा हुआ। एक शब्द में पूर्वी बंगाल के मुसलमान बंगाल के विभाजन का समर्थन करते हुए सलीमुल्लाह के पीछे इकट्ठा हुए, क्योंकि ढाका पर केंद्रित होने से उन्हें खुद को सुधारने का अवसर मिलेगा। हिंदू समुदाय की प्रतिक्रिया। बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप कलकत्ता केंद्रित वकीलों, डॉक्टरों, अमीर लोगों, व्यापारियों, जमींदारों और बुद्धिजीवियों को एहसास हुआ कि कृषि पूर्वी बंगाल का बैकवाटर के रूप में शोषण नहीं किया जा सकता। ये सभी जाति हिंदू समूह पूर्वी बंगाल में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का विकास नहीं चाहते थे। बंग बैंग उनके लिए एक भयानक घटना थी। अतः इसे रद्द करने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त जैसे हिंदुओं ने बंगाल के विभाजन को अन्यायपूर्ण और अवैध बताते हुए एक मजबूत विरोध आंदोलन शुरू किया। बहुत ही कम समय में इस आंदोलन ने गति पकड़ ली और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे स्वदेशी या बंगा विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों की हर चीज का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के कार्यक्रम के माध्यम से विभाजन विरोधी आंदोलन को मजबूत किया गया। अंत तक यह आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा।
एक समय विभाजन विरोधी आंदोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति हिंदू धर्म का पुनरुद्धार था। आंदोलनकारियों ने महाराष्ट्र नेता तिलक के गौरक्षा आंदोलन शिवाजी द्वारा शुरू किए गए गणपति उत्सव को अपने कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध किया और मुस्लिम विरोधी गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह आंदोलन देखते ही देखते मुस्लिम विरोधी आंदोलन में बदल गया। पूर्वी बंगाल के विभिन्न स्थानों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। देश में कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई और जगह जगह हत्याएं होने लगी। चरमपंथियों ने बंगाल के गवर्नर फ्रेजर और पूर्वी बंगाल और असम के गवर्नर बैमफील्ड फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया। बंगाल विभाजन के निर्णय पर खड़े रहने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, लेकिन अंततः ब्रिटिश व्यापारियों और कांग्रेस के हिंदू नेताओं के दबाव में ब्रिटिश सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करने का निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को समाप्त कर दिया गया। 11 दिसंबर 1911 को गवर्नर जनरल हॉर्जिंग के शासनकाल के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के शाही दरबार में बंगाल के विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की। फिर से दोनों बंगाल एक हो गए। हिंदू नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। सामाजिक और शैक्षिक परिणाम। बंगाल के विभाजन के बाद बंगाली मुस्लिम मध्यम वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी। 1905-1911 तक शिक्षा, रोजगार, कृषि आदि में अत्यधिक प्रगति के कारण मुस्लिम मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई। अब तक केवल मध्यम वर्ग ही अभिजात्य वर्ग से उभरा है, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण कई ग्रामीण किसान परिवार मध्यम वर्ग में प्रवेश कर गए। वे राजनीति, समाज और शिक्षा, साहित्य साधना में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हो गया। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया। 1907 से 1912 के बीच बंगाल में छात्रों की संख्या में 37% की वृद्धि हुई, लेकिन पूर्वी बंगाल की वार्षिक दर 82.9% थी, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। एक अन्य विवरण के अनुसार 1901-1902 में बंगाल में मुस्लिम छात्रों की कुल संख्या 3,31,900 थी। यह संख्या 1911-1912 में बढ़कर 5,75,667 हो गई। महिला शिक्षा में भी जबरदस्त सुधार हुआ। 1908-1909 में 25,493 की छात्र आबादी के साथ प्रांत में 819 नए महिला स्कूल स्थापित किए गए। 1910-11 में स्कूलों की संख्या 4,550 थी और महिला छात्रों की संख्या बढ़कर 1,32,239 हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार का श्रेय पूर्वी बंगाल की सामाजिक आर्थिक संरचना में एक निश्चित बदलाव को दिया जा सकता है। आर्थिक परिणाम। बंगाल विभाजन के परिणाम आर्थिक क्षेत्र में काफी उत्साहवर्धक रहे। इस समय जूट की मांग बढ़ती गई और परिणाम स्वरूप जूट की कीमत भी बढ़ गई। जूट की कीमत 1906-1907 में बढ़ी और 1904 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। परिणाम स्वरूप पूर्वी बंगाल में किसानों को अतिरिक्त धन मिलने लगा। किसानों का मानना है कि यह पैसा उन्हें बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप मिला। इसके अलावा बंगाल के विभाजन को शिक्षित वर्ग और किसानों को शिक्षित मुसलमानों के लिए रोजगार के नए अवसरों के रूप में आशीर्वाद के रूप में लिया गया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिणाम। 1905 में बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप नए प्रांत ने पूर्वी बंगाल के मुस्लिम समाज और राजनीति में गतिशीलता पैदा की। राजधानी ढाका में विकास का एहसास हो रहा है। ढाका में नए कार्यालय, सचिवालय, व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए। पूर्वी बंगाल और असम में प्रशासन की हर शाखा में नया जोश और उत्साह व्याप्त हो गया। नए प्रांत पूर्वी बंगाल में हिंदू मुस्लिम संघर्ष तेज हो गया। मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का स्वागत किया। बंगाल विभाजन की पहली वर्षगांठ को मुस्लिम बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, जबकि हिंदू इसे शोक और दर्द के दिन के रूप में मनाते हैं। परिणाम स्वरूप अराजकता और आतंक फैल गया। इस दौरान सांप्रदायिक दंगों में कई लोग मारे गए। मुस्लिम लीग का गठन 1906 बंगाल विभाजन का एक और राजनीतिक परिणाम था। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक तर्क के अलावा लॉर्ड कर्जन ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यानी बंगाली नेतृत्व को नष्ट करने के लिए विभाजन योजना लागू की। बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच काफी दूरी और कटु संबंध पैदा हो गए। सांप्रदायिकता के जहर में राष्ट्रीय भावना को नष्ट करने का लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य सफल हुआ। कहा जा सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और इसी मुस्लिम लीग के नेतृत्व में सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान राज्य की स्थापना हुई। हालांकि हिंदुओं के विभाजन विरोधी आंदोलन में उपजे स्वदेशी आंदोलन ने जल्द ही अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लिया। भारत की आजादी में इसका योगदान निर्विवाद है। बंगाल के विभाजन के पीछे जो भी राजनीतिक उद्देश्य रहा हो, यह पूर्वी बंगाल के लिए शुभ और आशाजनक था, जो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से उपेक्षित था।
1911 में बंगाल विभाजन रद्द होने के कारण मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए 1 जुलाई 1921 को ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे पूर्वी बंगाल में बंगाली शिक्षित मध्यम वर्ग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।